नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। मंगलवार को हरियाणा में एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। हालांकि बीजेपी के शासनकाल में ऐसा होना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, अक्सर होता रहता है। जहां हो चुका है वहां भी फिर से हो सकता है। हुआ ये कि दिन में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने इस्तीफा दे दिया और शाम को नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की दूसरी सरकार ने शपथ ले लिया। हाँ, इस बार सरकार को समर्थन देने वाली दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी सरकार से बाहर हो गई और 7 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बन गई। हालांकि जेजेपी के 10 में से 5-6 विधायक जेजेपी की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं, यानी वो कभी भी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। वैसे हरियाणा में इसी साल नवंबर में ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेपी ने हरियाणा में भी कुछ वैसा ही किया है जैसा उसने उन राज्यों में अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ किया जिनसे उसने राज्यों में अपनी पैठ बनाने में मदद ली। पैठ बनाने के बाद स्थानीय पार्टियों से आगे निकलने की कोशिश की, उन पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की और जब वो टूटकर बिखर गई तो फिर बीजेपी उन्हीं राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जीतकर आने लगी, जहां वो कभी अपने सहयोगी दलों की बी पार्टी हुआ करती थी। महाराष्ट्र में शिवसेना हो, बिहार में जेडीयू हो, पंजाब में अकाली दल हो, उड़ीसा में बीजू जनता दल हो या फिर हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो के साथ बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई, सांसद भी बनाए, लेकिन 2009 में यह गठबंधन टूट गया। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव उसने हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ लड़ा, लेकिन उसके साथ भी गठबंधन टूट गया। हरियाणा जनहित कांग्रेस आज कहां है किसी को पता नहीं, लेकिन इनेलो तो वो पार्टी थी जिसका इतिहास चौधरी देवीलाल से शुरू होता है और जिस पार्टी के ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। लेकिन आखिरकार पार्टी परिवार के लोगों के बीच ही बंट गई और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला भी ओम प्रकाश चौटाला के ही पौत्र हैं। जेजेपी के हरियाणा विधानसभा में फिलहाल 10 विधायक हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल पार्टियों का इतिहास देखें तो एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की शुरुआत 1998 में हुई, जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही थी। जब एनडीए बना था तो इसमें 24 पार्टियां शामिल हुई थीं, लेकिन उस समय के एनडीए और आज के एनडीए में काफी बदलाव आ चुका है। आज बीजेपी के साथ पुराने साथी मसलन शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, अकाली दल, बीजू जनता दल साथ नहीं। यही नहीं, इनमें से कई पार्टियों का हाल क्या हो चुका है ये किसी से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र में कभी शिवसेना बीजेपी से बड़ी पार्टी होती थी, बीजेपी से ज्यादा उसकी सीटें होती थीं और सरकार बनने पर बीजेपी की बजाय शिवसेना का महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होता था। लेकिन 2014 के बाद वाली बीजेपी ने अपने पांव फैलाने के लिए पहले तो शिवसेना को पीछे करना शुरू किया, फिर बड़ी पार्टी बनी और अब शिवसेना को ही 2 टुकड़ों में बांट चुकी है। हालांकि इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिवसेना तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी उनकी सहयोगी। 2009 में ओडिशा में बीजू जनता दल से भी बीजेपी का गठबंधन टूट गया और अब एक बार फिर बीजेपी ने बीजेडी से पींगे बढ़ानी शुरू की। लेकिन बीजेडी को गठबंधन साथियों के साथ बीजेपी के सलूक का इतिहास मालूम है और उसकी ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करे, इसलिए बीजू जनता दल ने गठबंधन से इनकार कर दिया। हालांकि इस इनकार के पीछे भी एक कहानी है जिसे अपने कुछ दिन पहले के एक वीडियो में मैं बता चुका हूं, चाहे तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं। बहरहाल बिहार में वैसे तो कई पार्टियों से बीजेपी ने गठबंधन किया, लेकिन मुख्य रूप से जेडीयू और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी से रहा। एलजेपी 2 फाड़ हो चुकी है। जेडीयू आज कहां पहुंच गई है और अगले चुनाव में कहां चली जाएगी, शायद नीतीश कुमार भी उसका भविष्य न जान रहे हो। और बीजेपी अब इसी फिराक में है कि बिहार में इन सहयोगियों के साथ वो नंबर 1 पर तो पहुंच गई, अब कैसे अकेले दम पर सरकार में आ जाए। हालांकि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा उसकी इन कोशिशों पर पानी फेरते दिख रहे हैं। यहां भी गठबंधन का पेंच अभी फंसा ही हुआ है। कुछ ऐसा ही दक्षिणी राज्य कर्नाटक में भी हुआ है, जहां बीजेपी ने जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर के साथ कई बार गठबंधन किया, कभी तोड़ा और आज जेडीएस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। हां, एक बार फिर बीजेपी के साथ उसका गठबंधन जरूर हो गया है लोकसभा चुनाव के लिए। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है।
बीजेपी ने पिछले 10 साल में बड़ी सहयोगी पार्टियों की बजाय छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की कोशिशों पर जोर दिया और जो बड़ी पार्टियां थी, जो उसकी सहयोगी बड़ी पार्टियां थी, उनको ला करके उसने छोटी पार्टियों में तब्दील कर दिया। चाहे वो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो इत्यादि से गठबंधन की कोशिश हो, या फिर यूपी में सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल और हाल ही में आरएलडी से गठबंधन की बात हो। हालांकि उन पार्टियों के साथ भी उसके संबंध बनते बिगड़ते रहे हैं, लेकिन इनके साथ बीजेपी अच्छी बार्गेनिंग कर लेती है। खासकर केंद्र में सत्ता में रहते हुए इन पार्टियों की अपनी हैसियत चूंकि अकेले चुनाव जीतने की होती नहीं, इसलिए 1-2 सीटों में मान भी जाते हैं और बीजेपी इनकी जातियों का कई सीटों पर फायदा उठा लेती है, क्योंकि ये ज्यादातर पार्टियां जातियों के आधार पर ही बनी हुई है। ताजा उदाहरण हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने का है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जेजेपी 2 सीटें मांग रही थी, लेकिन एक सीट पर जोड़तोड़ की कोशिश में लगी बीजेपी ने उसे एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। ऐसे में गठबंधन टूटना ही था, लेकिन राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि बीजेपी को पता था कि जेजेपी के विधायक कभी भी उसके साथ आ सकते हैं। यही हाल यूपी में सहयोगियों के साथ है। सहयोगी दल ना तो लोकसभा सीट पर बार्गेन कर पाते हैं और ना ही गठबंधन से अलग होने की धमकी दे पाते हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि सहयोगी दलों के नेता अपने ही कार्यकर्ताओं और वोटरों से इतने दूर जा चुके हैं कि बीजेपी उन्हें अपनी ओर आसानी से कर लेगी। हालांकि यूपी की विधानसभा में बीजेपी के पास अकेले ही बहुमत है, लेकिन गठबंधन के विधायकों को अपने पाले में करने में उसे जरा भी देर नहीं लगेगी। ये सहयोगी दलों के नेता भी बखूबी जानते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अपना दल ने बीजेपी से 2 की बजाय कुछ ज्यादा सीटों की मांग की, यानी 3 या 4 सीटों की, लेकिन बीजेपी ने अपना दल एस को भी वैसे ही इनकार कर दिया जैसे आज जेजेपी को हरियाणा में किया है, और फिर राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने और अपने विधायकों पर पकड़ बनाए रखने के लिए अपना दल एस 2 ही सीटों पर मान गई, तैयार हो गई। और इस बार भी उसे 2 से ज्यादा सीटें शायद ही मिले, यानी 2024 के चुनाव में भी 2 से ज्यादा सीटें उसे मिलने वाली नहीं है। एक बात है, दक्षिण भारत में अभी बीजेपी को सहयोगी दलों के आगे जरूर झुकना पड़ता है, क्योंकि वहां अभी पांव पसारने बाकी है। मतलब खड़े होने की जगह मिल जाए तो लेटने की जगह बना ही लेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी जरूर भेजें।